दोस्तों, एक शादी होने वाली थी। फेरों का टाइम आ चुका था और फेरों से पहले हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक रस्म निभाई जाती है जिसको नहानम रस्म कहा जाता है। इसके अंदर दूल्हा और दुल्हन को नहाकर शुद्ध होना पड़ता है और उसके बाद वो फेरों पर बैठा करते हैं। तो इसी वजह से उस दूल्हे का जो छोटा भाई होता है, यानी कि उस लड़की का या होने वाली दुल्हन का देवर, वो उसके पास जाता है और कहता है कि भाभी चलो, आपको नहानम रस्म निभानी है। तो वो कहती है कि मैं उस रस्म को नहीं निभाऊंगी, मैं तो पहले ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और उसके बाद ही फेरों पर बैठूंगी। ऐसा कहकर वो देवर से मना कर देती है, लेकिन देवर को ये बात थोड़ा अजीब सी लगती है और वो दोबारा से कहता है कि भाभी ऐसा नहीं किया करते हैं, वो रस्म निभानी जरूरी होती है, उसी से शुद्धिकरण हुआ करता है। लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती है और यहाँ पर जो देवर होता है वो अपने भाई के पास जाता है और भाई को बताता है कि भाभी जो है वो इस रस्म को निभाने को मना कर रही हैं और ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बोल रही हैं। अब इस बात को सुनकर जो दूल्हा होता है, उसका परिवार जो होता है, वो सब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि दुल्हन बैग को लेकर बाहर ही निकलने वाली थी और जैसे ही वो उसके हाथ में बैग देखते हैं तो एकदम से बहुत कुछ अजीब सा उन्हें लगने लगता है। तो दूल्हे के भाई को दुल्हन पर शक हो जाता है और वो उसका बैग चेक करता है और फिर बैग में से जो मिलता है उसको देखकर दूल्हे के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा क्या था उस बैग में और किस वजह से इस रस्म को निभाने से मना कर रही थी दुल्हन, क्यों वो फेरों से पहले सीधा ब्यूटी पार्लर जाना चाहती थी? दोस्तों, पूरी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। ये सच्ची कहानी है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की है। तिरुवनंतपुरम शहर में ही एक माता पिता एक रहा करते हैं जिनके दो बेटे हैं। एक बेटा तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, छोटा वाला, और जो बड़ा बेटा होता है वो केरल में एक ITI कंपनी में अच्छी खासी जॉब किया करता है, अच्छे पैसे कमाया करता है और उसकी उम्र 28 साल हो गई थी। इसके बाद जो माता पिता होते हैं बेटे की शादी की चिंता करने लगते हैं और जो पिता होता है वो अपने बेटे को एक दिन फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाने के बाद कहने लगता है कि बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अच्छा खासा कमाया भी करता है, तो क्यों ना अब तेरी शादी कर दी जाए। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है, जिसका नाम अजीत होता है, वो कहता है कि हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं और अगर आपने कोई लड़की ढूंढ ली है तो आप मेरी शादी तय कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं पर जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के होते हैं और वो कहने लगते हैं कि बेटा, वो तो पुराना ज़माना था जब माता पिता बच्चों के लिए लड़कियां पसंद किया करते थे। तुम्हारी एज भी काफ़ी हो गई है तो तुम अपने हिसाब से कोई लड़की पसंद कर लो और उसी से शादी कर लेना। दोस्तों, इसका एक बेनिफिट ये भी होता है क्योंकि जब लड़का अपनी पसंद से शादी करता है तो माता पिता पर इस बात का कोई भी ब्लेम नहीं लगता है जब लड़की इधर उधर जाया करती है या कोई भी गलत तरीके से घर के अंदर रहा करती है। तो इस वजह से भी घर वाले इस शादी को प्रेफर करते हैं और उससे कहते हैं कि अपने आप ही कोई लड़की ढूंढ लो। इसके बाद यहाँ पर जो अजीत होता है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। और इसके बाद फ़ोन कट जाता है। रात के लगभग 9 बजे हुए थे और उसके बाद वो सोचने लगता है कि लड़की मैं कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि अजीत ने अब तक अपना पूरा कॉलेज करियर बनाने पर किया था और बिल्कुल भी लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो इसी वजह से वो सोचने लगता है और सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में मैट्रिमोनियल साइट का ख्याल आता है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना वहीं पर जाकर कोई प्रोफाइल देखूं और अगर लड़की कोई मुझे पसंद आ जाती है तो उससे बातचीत करूंगा। इसी वजह से यहाँ पर जो अजीत होता है वो रात के समय ही अपना लैपटॉप खोलता है और मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर लड़कियाँ देखने लगता है। ढेरों प्रोफाइल वो देखता है। देखने के बाद उन्हीं प्रोफाइल में से एक प्रोफाइल उसे पसंद आ जाती है जिसमें लड़की का नाम होता है रोशनी और उसकी उम्र 26 साल लिखी हुई थी और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी बताई जा रही थी क्योंकि उसके अंदर लिखा था कि लड़की ने MBA कर ली है और वो नौकरी क्या करती है। अब इस लड़की का फ़ोटो देखकर जो यहाँ पर अजीत होता है वो एकदम से उसे पसंद कर लेता है और रात के लगभग 11 बजे ही सीधा उस नंबर पर फ़ोन मिला देता है जो उस प्रोफाइल के अंदर दिया हुआ था।
अब जैसे ही यहाँ पर अजीत ने फ़ोन किया था तो वहाँ से जो रोशनी होती है वो फ़ोन को उठाती है और पूछने लगती है कि कौन हो आप। तो अजीत साफ साफ बता देता है कि मेरा नाम अजीत है और मैं फलानी जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है और मैंने आपका प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर देखा था। इस बात को सुनने के बाद रोशनी कहती है कि हाँ, मैंने अपना प्रोफाइल डाला हुआ है और अब तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, हम लोग कल सुबह बात करते हैं। इस बात को सुनकर अजीत भी उसकी इस बात से एग्री हो जाता है और फ़ोन को कट कर देता है और आराम करने लगता है। दूसरे दिन अजीत सुबह 7 बजे उठता है और उठने के बाद ऑफिस जाने की तैयारियों में जुट जाता है। वो अपने लिए नाश्ता बनाता है क्योंकि उसने वहाँ पर अपने लिए एक फ्लैट में कमरा ले रखा था और ख़ुद से अपना खाना पीना बनाया करता था। तो नाश्ता बनाकर जैसे ही वो तैयार होकर ऑफिस के निकलता है तो उसी समय उसके फ़ोन पर उसी नंबर से फ़ोन आता है जिस पर उसने रात को फ़ोन किया था। और यहाँ पर दूसरी तरफ से रोशनी फ़ोन कर रही थी। अब अजीत को जैसे ही रोशनी का फ़ोन आता है तो उसे एकदम से ख्याल आता है कि रात में मैंने इससे बात की थी, तो चलो इससे बात करते हैं। और अजीत फिर उससे बातचीत करने लगता है और अपने ऑफिस की तरफ गाड़ी को दौड़ाने लगता है। अजीत गाड़ी चलाता हुआ उससे बात कर रहा था। बातों के दौरान दोनों को एक दूसरे का नेचर बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि जो रोशनी होती है वो उसी के हिसाब से सभी बातों को बताती है। और इधर जो अजीत होता है वो जो भी बात पूछा करता उसके लिए रोशनी हाँ में जवाब दिया करती। धीरे धीरे अजीत का ऑफिस आ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है रोशनी, मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ तो मैं शाम को बात करता हूँ और शाम को हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। इसके बाद दिन भर अजीत ऑफिस में काम करता है और शाम के समय फिर से जो रोशनी होती है वो फिक्स टाइम पर उसके पास फ़ोन लगा देती है। अब इस टाइम की पाबंदी को देखकर जो अजीत होता है वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि उसको ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल भी टाइम की पाबंद हो, जो समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करे। और यहाँ पर जो रोशनी होती है वो बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं किया करती है। इसके बाद उन दोनों में घर परिवार की बातें होती हैं। तो रोशनी बताती है कि उसके केवल माता पिता ही हैं जो कि गांव में रहते हैं और वो केरल में एक शहर में रहकर अपनी नौकरी किया करती है और वहीं पर उसने एक कमरा ले रखा है। इसके बाद अजीत भी उसे अपने बारे में बताता है कि उसका एक छोटा भाई है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और उसके माता पिता भी गाँव में रहा करते हैं, खेती बाड़ी संभाला करते हैं और अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय तक दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग अब शादी की बात करने लगते हैं। अब जैसे ही अजीत उससे शादी की बात करता है तो यहाँ पर जो रोशनी होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, एक बार हम दोनों लोग मिल लेते हैं और उसके बाद ही ये तय करना अच्छा होगा। ये बात अजीत को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर रोशनी ने पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी निभाई थी और इसी वजह से वो मिलने के लिए कह रही थी। इसके बाद जो अजीत होता है वो कहता है कि बताओ कहाँ मिलना है और कब मिलना है। तो यहाँ पर रोशनी कल दोपहर का 1 बजे का समय बताती है और कहती है कि केरल ही आ जाओ, यहीं पर एक रेस्टोरेंट में बात करेंगे। इस बात को सुनकर अजीत भी तैयार हो जाता है और दूसरे दिन अच्छी तरीके से तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है 1 घंटे पहले। यानी कि रोशनी ने जो टाइम दिया था 1 बजे का, तो ये 12 बजे ही पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद रोशनी को फ़ोन कर देता है। रोशनी कहती है कि ठीक है, अगर आप आ गए हैं तो मैं भी आ रही हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अजीत तभी पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, उसी चीज़ का मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वरना जब तुम आओगी तो उसके बाद और भी ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इस बात को सुनकर रोशनी फ़ोन पर ही मुस्कुराती है और कहते हैं कि तुम तो बड़ा ख्याल रखते हो अभी से मेरा। तो अजीत कहता है कि हाँ, रखना भी चाहिए क्योंकि कल को हमारी शादी होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मैं पसंद आ जाऊँगा और मुझे तुम पसंद हो ही, तो इसके बाद ख्याल तो तुम्हारा करना ही पड़ेगा। अब जो रोशनी होती है वो कहती है कि मैं इतने समय पिज्ज़ा खाया करती हूँ और कोल्ड ड्रिंक या काफ़ी पिया करती हूँ। इसके बाद अजीत कहता है कि ठीक है, मैं भी इसी को खा लूँगा और मैं ऑर्डर दे देता हूँ और तुम तैयार होकर जल्दी से आ जाओ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और अब रोशनी उसके साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाती है। इसके बाद जो अजीत होता है वो कहता है कि ठीक है, अब तो हमने एक दूसरे को देख भी लिया है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो इसके बाद रोशनी भी हाँ में सर हिला देती है और इसके बाद अजीत उसको सीधा
उसके फ्लैट पर छोड़कर वापस से अपने कमरे पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे पर पहुंचता है तो उसके बाद उसने अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि पिताजी, मैंने लड़की से बात की है, लड़की देख ली है और उसे पसंद भी कर लिया है। अब आपको केवल शादी की बात करनी है और मैंने लड़की को बोल दिया है कि वो केरल में ही रहा करती है, तो वो केरल में ही आकर आप लोगों से मिल लेगी। इसके बाद पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कल सुबह उसको बुला लेना और कल सुबह हम लोग मिलकर शादी की बातें कर लेंगे। यहाँ पर जो अजीत के पिताजी होते हैं वो उससे लड़की का फ़ोटो भी मंगवाते हैं और रोशनी का, और इसके बाद अजीत रोशनी का फ़ोटो भेजता है तो लड़की उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। तो इसके बाद अजीत के जो पिता होते हैं उनका जानने वाला एक पंडित था और उसको वो वहाँ पर बुलाते हैं। पंडित जी से आते ही दोनों बच्चों की कुंडली उनको दिखाई जाती है और दिखाने के बाद आज के लगभग 2 महीने बाद की एक तारीख तय हो जाती है। जिस दिन शादी होनी थी उस दिन के लिए उन्होंने एक होटल बुक कर रखा था और उसी के अंदर सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद छोटी मोटी जो रीति रिवाज होती है उन सभी को निभाया जाता है और धीरे धीरे फेरों का समय आ जाता है। लेकिन जैसे ही फेरों का समय होता है तो उन लोगों के यहाँ पर एक रिवाज होती है कि फेरों से पहले लड़की को नहाना पड़ता है ताकि वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए और इसके बाद फेरों की रस्म पूरी की जा सके। इस रस्म का नाम होता है नहानम। अब इस रस्म को करने के लिए फिर उससे थोड़ी पहले यहाँ पर जो लड़के का छोटा भाई होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, उसको माता पिता भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा जा अपनी भाभी को बुलाकर ले आ, इस रस्म को पूरा कर लेते हैं और फेरों का समय भी आ रहा है। इसके बाद राहुल उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी भाभी यानी कि जो लड़की बैठी हुई थी और तैयार हो रही थी। अब वो छोटा देवर था तो इसीलिए उसको भेजा गया था और वहाँ पर वो जाने के बाद वो देखता क्या है कि जो उसकी भाभी है होने वाली, वो एक बैग के अंदर कुछ सामान रख रही है और वो बैग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा बैग उसके पास नहीं होना चाहिए था। इसके बाद जैसे ही रोशनी राहुल को कमरे के अंदर देखती है तो पूछने लगती है कि बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि भाभी वो घर वाले बुला रहे हैं, नहानम रस्म को निभाना है और इसके बाद फेरों का समय भी हो रहा है। लेकिन तभी रोशनी उसे साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं इस रस्म को नहीं निभाऊंगी, मैं तो सीधा ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और वहाँ से तैयार होने के बाद एक दूसरे के साथ फेरे लेकर अपनी शादी को संपन्न करूंगी। इसको निभाना कोई ज़रूरी नहीं होता है और हम लोग इस रस्म को नहीं मानते। ऐसा कहकर वो अपने देवर से मना कर देती है। तो देवर दोबारा से आग्रह करता है लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद जो राहुल होता है वापस से अपने परिवार के पास जाता है, घर वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाभी तो मना कर रही हैं और वो सीधे यहाँ से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बोल रही हैं और कह रही हैं कि मैं इस रस्म को नहीं मानती और हमारे परिवार में इस रस्म को नहीं माना जाता है। तभी यहाँ पर जो अजीत होता है उसको ये बात अटपटी लगती है, लेकिन फिर भी वो सोचने लगता है कि हो सकता है मॉडर्न ख्यालात की है और इस रस्म को मनाने से मना कर रही हो। तो वो अपने माता पिता से कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, ये रस्म इतनी ज़रूरी थोड़ी ना है। लेकिन तभी जो राहुल होता है वो उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद उनके दिमाग में भी अलग तरह के विचार आने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर राहुल ने बताया कि भाभी एक बड़ा वाला बैग तैयार कर रही है जिसके अंदर ढेर सारा सामान उन्होंने रख रखा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, भैया आप एक बार उस बैग को चेक कर लीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो अजीत होता है उसके दिमाग में भी अलग अलग तरह के ख्यालात आने लगते हैं, क्योंकि कई तरीके की बातें उसने सुन रखी हैं और उन बातों को सुनने के बाद वो इस बैग को चेक करने का फैसला करता है और पूरे परिवार के साथ सीधा उस कमरे की तरफ जाने लगता है जिस कमरे के अंदर रोशनी तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो रोशनी उस बड़े बैग वाले को लेकर वहाँ से बाहर निकल रही थी और जैसे ही अजीत को देखती है तो कहने लगती है कि आप लोग कहाँ आ गए, मैं तो ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और तैयार होने के बाद यहाँ पर आऊँगी और फेरों की रस्म निभाऊँगी। लेकिन तभी अजीत उससे कहने लगता है कि रोशनी, वो बात तो ठीक है लेकिन तुमने नहानम रस्म करने से क्यों मना कर दिया। नहानम रस्म कर लो और उसके बाद फेरों पर बैठ जाना। लेकिन रोशनी फिर से अजीत से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे ये रस्म नहीं करनी है और मैं तो ब्यूटी पार्लर जाकर वापस आऊँगी और डायरेक्ट फेरों पर बैठूँगी।
लेकिन तभी जो अजीत होता है वो उस बैग की तरफ देखता है और पूछने लगता है कि क्या है इस बैग में, जो इस बैग को तुम अपने साथ लेकर जा रही हो। तो कहने लगती है कि कुछ नहीं, बस इसमें सजने संवरने के कुछ सामान है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी जो अजीत होता है वो कहने लगता है कि लाओ दिखाओ, और तभी जो रोशनी होती है उस बैग को पीछे की तरफ कर लेती है। तो अजीत को महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसके बाद वो झट से आगे बढ़कर उसके हाथ से उस बैग को छीन लेता है। और जैसे ही वो उसे चेक करता है तो उसके अंदर जितनी भी ज्वेलरी उसने उसे दे रखी थी पहनने के लिए, वो सारी ज्वेलरी थी, और साथ में महंगे महंगे जितने भी कपड़े थे उन सभी को उसने उसमें रख रखा था। और साथ में कुछ फोटोग्राफ भी थे, जो फोटोग्राफ कुछ लड़कों के थे। और इन सभी को देखकर अजीत पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। पूछने लगता है कि रोशनी, ये सब कुछ क्या है? इस ज्वेलरी को तुम यहाँ पर आकर भी पहन सकती थी, इस ज्वेलरी को साथ में ले जाने का कौन सा मतलब बनता है? ज़माना वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रोशनी कहते हैं कि नहीं, मैं तो ब्यूटी पार्लर से ही इनको पहन कर आऊँगी और तुम मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। अब जब रोशनी ज़्यादा जिद करती है तो यहाँ पर अजीत के माता पिता उसे समझाने लगते हैं, लेकिन वो किसी की एक भी बात नहीं सुनने को तैयार होती थी। तो फिर जो वो केवल ब्यूटी पार्लर जाने वाली थी। इसके बाद अजीत के माता पिता राहुल को भेजते हैं, कहते हैं कि बेटा इनके माता पिता को बुलाओ, वही इसको समझाएं। राहुल उसके माता पिता को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर इधर उधर देखता है। देखने के बाद उसे रोशनी के माता पिता को कोई अता पता नहीं मिलता है, ना जाने वो कहाँ चले गए थे। राहुल आकर अपने माता पिता को बोलता है, लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनकर रोशनी के चेहरे की पूरी तरह से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और इसके बाद अजीत समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो धमकाते हुए रोशनी से पूछने लगता है, लेकिन रोशनी उसे कुछ भी नहीं बताने के तैयार है। और इसके बाद जो अजीत के पिता होते हैं वो मजबूरन वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही आकर रोशनी से पूछताछ करती है तो एकदम से वो तोते की तरह सारी बातों को बोलने लगती है। कहती है कि ये मेरी पहली शादी नहीं है, इससे पहले मैंने कम से कम 12 से 13 शादी कर रखी है, और जैसे ये नहाना प्रक्रिया हुआ करती है उससे पहले मैं घर से फरार हो जाया करती हूँ, और लड़के वालों के सारे जेवर और कीमती कपड़े मेरे पास हुआ करते हैं, और इन्हीं में से मैं अपना जीवन यापन क्या करती हूँ। ये बात सुनकर अजीत के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और यहाँ पर अजीत के माता पिता भी अपने आप को बहुत बहुत धन्य समझते हैं कि वो इस काम को होने से पहले ही बच गए। इसके छोटे बेटे की चालाकी की वजह से इसके बाद पुलिस वाले उसको वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अजीत के पिता होते हैं वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं, और इसके बाद इसके माता पिता को भी ढूंढने का जिम्मा भी पुलिस को दे देते हैं। पुलिस वाले इसके माता पिता को भी ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग भी फर्जी माता पिता थे, इसके असली माता पिता नहीं थे। और यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट पर जो कुछ भी इसने अपनी डिटेल रख रखी थी वो सारी की सारी फर्जी थी, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। असलियत में इसका नाम रेशमा था, लेकिन यहाँ पर इसने रोशनी के नाम से प्रोफाइल बनाई थी। और जब भी कभी वो किसी लड़के को धोखा दिया करती तो उसके बाद अपनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया करती और दोबारा से एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर लिया करती। नए प्रोफाइल के साथ, नए माता पिता के साथ नए रिश्ते करने के लिए जाया करती थी, और उसके बाद इसी तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया करती थी। तो दोस्तों रेशमा को तो पुलिस ले जाती है, लेकिन यहाँ पर अजीत बिना शादी के रह गया था। और इसके बाद अजीत और उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। सभी रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है तो लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, लेकिन यहीं पर उनकी रिश्तेदारी के कांटेक्ट का एक व्यक्ति होता है जिसकी एक बेटी होती है। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन लड़की काफ़ी सुंदर है, सुशील थी और जानी पहचानी रिश्तेदार में थी। तो इसके बाद वो व्यक्ति उनसे उस लड़की की शादी की चर्चा करता है, और यहाँ पर जो अजीत के माता पिता होते हैं वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। और अजीत भी कहता है कि बिल्कुल मैं उसी से शादी करूँगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लड़की को पसंद करके देख लिया, लेकिन वो तो धोखेबाज निकली। और ऐसा हो भी सकता है कि इन फ्यूचर और भी कैसी भी दिक्कत आ जाए, तो इसी वजह से अब मैं उसी लड़की से शादी कर लूँगा, आप उसको बुला दीजिए।
तुरंत उस लड़की को बुलाया जाता है वहाँ पर और उसके साथ उसी मंडप में अजीत की शादी करा दी जाती है। अजीत और वो लड़की दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद अपने जीवन को खुशी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको जैसी भी लगी हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।